स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम कवर करने वाले हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी का पार्ट 4 मानचित्र। ठीक है, मानचित्र। अब मानचित्र के हिसाब से हम समझते हैं, जैसे मैं हर बार जो पार्ट का नाम होता है उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इस बार थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मानचित्र एक प्रकार से वह चित्र जो मान लिया गया हो। ठीक है ना, जैसे अब मान कहाँ पर लिया गया हो, तो हम मानचित्र यानी भूगोल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, पृथ्वी पर ही माना होगा। तो हमारी पृथ्वी की जो सतह है चपटी हुई, ठीक है, उस पर वह चित्र जो हमने मान लिए हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है ना, ये हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जो कि समझ में आ जाए, यानी कि जो भी मानचित्र होंगे वो हमने अपनी सुविधाओं के अनुसार मान लिए हैं और बना लिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार के मानचित्र, अब जैसे हमारी सुविधाएं भी कई प्रकार की हो सकती हैं, तो फिर भाई हमारे मानचित्र भी कई प्रकार के होंगे, है ना। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, मानचित्र और एटलस में क्या अंतर है, सारी चीज़ें आज इसमें क्लियर होंगी। तो देखो आप पढ़ते हैं, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लियर है, पिछले में पढ़ाया मैंने। अब ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश या राज्यों, ज़िलों या शहरों, गांव, इन सब के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ग्लोब जो है उसका यूज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब मानचित्र क्या है, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, ठीक है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है वही हमारा मानचित्र होता है, क्लियर है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। समझ में आ गया। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश आप करना। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और वो भी ये इस टाइप से होती है, मतलब उभरी हुई होती है बीच में। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, मतलब इसको अगर पूरे को ऐसा प्लान करें तो नहीं हो सकती, लेकिन आप गौर करेंगे अगर हम यहाँ छोटे छोटे स्थान ले लें तो हम देखेंगे हाँ ये ज़रूर थोड़े थोड़े प्लान हो सकते हैं, है ना। इतने जगह प्लान होगी, इतनी जगह प्लान होगी, इतनी जगह प्लान होगी, मगर इस पूरी पृथ्वी को ऐसा प्लान करना चाहे तो नहीं हो सकती, है ना। तो इसे कुछ भागों में खींचे गए चित्र जो कि प्लान होते हैं, उसी चपटी हुई सतह पर जो खींचे गए चित्र वही मानचित्र कहलाते हैं, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हाँ, क्योंकि पूरी गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, क्लियर है। वो तो मैंने बता ही दिया आपको, क्योंकि पूरे गोले को एकदम चपटा कर दो ये तो मुमकिन है ही नहीं, है ना। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, हम लोग सब जानते हैं इस बारे में। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा भी मानचित्र हो सकता है जिसमें किताब की तरह तथ्य हो, एक एक जगह चीज़ लिखी हुई हो, है ना, जैसे मानचित्र होते हैं। तो मानचित्रों के ये प्रकार बता रहा है, अपने भाषा में थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, ये देखो आ गया पॉइंट एटलस। तो एटलस और मानचित्र में आप समझ गए होंगे, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले पढ़ लूँ थोड़ा सा, है ना, तो आपको भी पहले पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगेगा। एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब देखो, मैंने आपको बताया मानचित्र क्या होते हैं, पृथ्वी की चपटी हुई सतह पर, ठीक है, चपटी हुई सतह यानी कि पूरे पृथ्वी पर नहीं, कुछ मतलब पृथ्वी का कुछ कुछ भाग ले लो जो कि एकदम चपटी हुई हो, समतल हो ना, तो उस पर हम चित्र बना लेते हैं, वही मानचित्र कहलाते हैं। बनाते कैसे, किसी एक पैमाने के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे जो मानचित्र बनाए गए अलग अलग स्थानों, उन्हें सबको इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाता है, एटलस। समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कुछ जो मुख्य तरह से हैं तो वो समझ लो। एक होता है भौतिक मानचित्र, जैसा कि हम समझ रहे हैं भौतिक यानी प्राकृतिक, ठीक है ना। तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए या नदियाँ, महासागर, सागर, है ना, इन सबको दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी कि देखो एक नक्शा ऐसा आता है, जो मैप होते हैं ना, मैप को ही बोला जाता है मानचित्र। तो कुछ मैप ऐसे आते हैं जिसमें ये नहीं दिखाया जाता है कि दिल्ली कहाँ है, हरियाणा कहाँ है या फिर इस्लामाबाद कहाँ है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। वहाँ पे क्या दिखाया जाता है, पर्वत कौन सा कहाँ है, कौन सा मैदान कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, तो उससे रिलेटेड चीज़ दिखाई जाती है, तो वो होता है भौतिक मानचित्र। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पठार फटार नहीं दिखाते, उसमें क्या दिखाते हैं, राज्य हुए, नगर हुए, शहर हुए, ये सारी चीज़ दिखाते हैं, है ना। तो
ये कहलाता है राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र उसे पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, देखो क्लिक बिल्कुल ढंग से समझो अगर सरल भाषा में, तो कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक मानचित्र जिसमें प्राकृतिक चीज़ें हों बहुत बड़ी बड़ी, देखो ऐसे समझ के चलो, सबसे पृथ्वी को सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़े भागों में तोड़ा। तोड़ने का मतलब ये नहीं तोड़ के हथौड़ी लेके चला, मतलब हमने भाग विभाजित किया उसको अपने समझने के अनुसार। तो कैसे करेंगे, यानी उससे पृथ्वी सबसे छोटी चीज़ क्या है फिर, पहाड़ हुए, नदियाँ हुई, यही तो हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन पृथ्वी से तो छोटी हैं। तो ये होगा भौतिक मानचित्र। अब उनसे उनके अंदर आओ तो क्या चीज़ होगी उनसे छोटी, तो देखो राज्य होते हैं, नगर होते हैं, देश होता है, पूरा विश्व होता है ना। तो ये सारी चीज़, लेकिन इनमें क्या राजनीति भी चलती है ना। तो ये होगा राजनीतिक मानचित्र। राज्य में चलती है राजनीति, नगर में चलती है, शहर में चलती है, गाँव में चलती है, पूरे विश्व में चलती है। ठीक है, और इनकी सीमाएं जो होती हैं, सीमा पे सबसे ज़्यादा राजनीति चलती है, समझ लो आप, है कि नहीं। पूरा सरकार मुद्दा बना के रख लेती है, जैसे अभी देख लो, ये समझ के चलो आप, सरकार के पास एक मुद्दा इसे लेकर ज़रूर होता ही होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब आप कुछ भी समझ लो, क्योंकि देखो कई सारे पहलू आ जाते हैं इस बात में, है ना। क्योंकि एक तो हमारे देश की बात है, तो देश के साथ अगर राजनीति है तो राजनीति पॉजिटिव ही करते हैं हमारे सारे जितने भी नेता होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा देखो कश्मीर हुआ, ठीक है, तो कश्मीर एक ऐसी सीमा विवादित सीमा था, लेकिन आज हमारे देश में है ना। तो ये भी एक राजनीतिक पॉइंट से ही तो हुआ। तो हर जगह ऐसी जगह राजनीति होती है, वो राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक बचा थीमेटिक मानचित्र। अब देखो, अब इनके अंदर क्या हो सकता है, जैसे गांव, नगर, शहर हुए तो इनके अंदर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, सड़क होगी, है ना, और कहाँ पे वर्षा हो रही होगी वो चीज़ होगी, मतलब कहाँ पे ज़्यादा वर्षा, कहाँ पे कम वर्षा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर वन कहाँ पर हैं, उद्योग कहाँ पर हैं, है ना, और इन्हें बांटने वाले, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, मतलब ऐसे मानचित्र जो ऊपर जो पढ़ाए थे उनमें नहीं हो, उनसे हट के कुछ विशेष स्पेशल, है ना, वो इनमें होती है थीमेटिक में। जैसे सड़क मानचित्र, यानी अब सड़कों का मानचित्र होगा, यहाँ से ये वाली सड़क यहाँ गई है, यहाँ से ये वाली सड़क यहाँ गई है, इस तरह से। तो ये होता है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, और वर्षा मानचित्र, वर्षा के कहाँ पर वर्षा होती है और कितनी वर्षा होती है, कितनी घनत्व में वर्षा होती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, सारी चीज़ें वहाँ। तो वन, उद्योग, ये सारे इनके भी आते हैं अपने अपने अलग तरह के। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, एक ये बनता क्वेश्चन, मानचित्र के 3 घटक हैं। अब घटक कौन कौन से, ये बहुत आता है क्वेश्चन, एक ये और एटलस और मानचित्र, ये तीनों क्वेश्चन आप ढंग से याद कर लेना, ये समझ लो आप। ठीक है, तो घटक कौन कौन से हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब भाई दूरी क्या है, दिशा क्या है, प्रतीक क्या है, तो अब ये चीज़ पढ़ते हैं हम। तो देखो, मानचित्र एक आरेखण होता है। आरेखण का मतलब समझ रहे हो आप, आरेख समझते हो, आरेख का मतलब होता है ग्राफ, जो भी होता है। ठीक है, ग्राफ मतलब एक प्रकार से लाइनों का पूरा एक ग्राफ होता है, वही होता है मानचित्र। मतलब लाइनों से ही पूरा एकदम नक्शा बन जाता है, लाइनें होती हैं उसमें। ये नहीं कोई मतलब एक अलग से पेंटरगिरी करनी पड़ी हो, नहीं, उसमें लाइनें होती हैं, लाइनों का ही सब कमाल होता है। कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो पूरा आरेख बन जाता है इसी प्रकार। ठीक है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। देखो मतलब मानचित्र जो है, अब यहाँ पे दूसरी भाषा फिर दे दी, एक और परिभाषा। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। मतलब जो हमारा एक वो होता है, एक सोच के चलो, जो मानचित्र होता है। ठीक है, मानचित्र का क्या मतलब है, एक कागज़ ही तो है, लेकिन कागज़ पर पूरा विश्व आ जाता है। उसका क्या मतलब पूरे विश्व को छोटा करके कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है, लेकिन किसके माध्यम से, आरेख के माध्यम से। ठीक है ना, डायग्राम के माध्यम से, वो चीज़ है, बस इतना समझ के चलो। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, क्लियर, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब दूरियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। मतलब देखो, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर ये गलत हुए तो फिर पूरा नक्शा ही गलत है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। अरे यार, ये बाल बेचने आ गए, किसी को बाल तो नहीं बेचने अपने बता देना। ठीक है, कमेंट में कर देना अगर किसी को बाल बेचने। 2000 रुपये किलो बाल बेच रहे हैं यार, अब मेरे भी तो बड़े बड़े बाल हो गए। चलो ये करते हैं कि हाँ, दूरी वास्तविक रहे। ठीक है, मतलब कैसा भी मानचित्र खींचो, लेकिन उनके में दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों चीज़ें अच्छी से बिल्कुल बढ़िया तरह से वास्तविक रहें। ठीक है, अब क्या है आगे,
यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। समझ में आया? मतलब देखो ये कब संभव हो सकता है ऐसा कि दूरी वास्तविक रहेगी, मतलब ऐसे कैसे संभव है भाई, इतनी बड़ी बड़ी दूरियां एक कागज़ पे कैसे? तो देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ वैसे कि ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, मतलब छोटी सी लाइन खींच दी। अब जैसे ये समझो, मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, और मान के चलो ये पूरी अमेरिका है और ये हमारे कागज़ पर है। तो इसका क्या मतलब है, हमने क्या किया, जैसे मान लो अब वहाँ पे क्या होगा 1 किलोमीटर तो पूरा 1 किलोमीटर होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतनी बड़ी लाइन खींच देंगे और बोल देंगे ये 1 किलोमीटर है। यहाँ से इतना घर बना देंगे तो हम बोल देंगे ये 3 किलोमीटर में है, मतलब छोटी सी एरिया, लेकिन उसका लिख देंगे हम कि ये इतने में हो सकता है, ये इतने में हो सकता है, मतलब लिख देते हैं जैसे, वही है चीज़। ठीक है, तो देखो, और हाँ कहाँ पे थे हम, बताया करो यार, जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए हाँ व्यक्त करती हो, ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। देख लो, समझ में आएगा, मतलब दूरी को एक इस तरह से व्यवस्थित करने में कि उसकी जो वास्तविक दूरी है वो कोई डिस्कनेक्शन नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, जो है बिल्कुल वास्तविक रहे। 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर रहे, लेकिन ये नहीं क्या आप कहोगे और 10 किलोमीटर पेपर पे कैसे आ जाएगा, नहीं, कागज़ के टुकड़े पे हम लाइन खींचेंगे, लेकिन हम बोल देंगे कि ये 10 किलोमीटर है, मतलब क्लियर होनी चाहिए उस पर कि हाँ ये 10 किलोमीटर की है। ठीक है, अब देखो बड़ी दूरी को व्यक्त है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, और वो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। समझ में आ गया, मतलब बीच का जो होता है अनुपात वो होता है पैमाना। स्थल पर वास्तविक दूरी कितनी है, जैसे मान लो 10 है, ठीक है, अब मानचित्र पर दिखाई गई दूरी कितनी है, जितनी भी हो, उनके बीच का जो अनुपात होगा वही होगा वो पैमाना। समझ में आएगा? उदाहरण के लिए आप देखो, जैसे आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, मान के चलो आपके घर और आपके विद्यालय की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिखाए गए मतलब दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों के कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर दर्शाता है, इसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखो कहने का तात्पर्य ये है, अब समझो कि जैसे मैंने भी आपसे कहा कि 10 किलोमीटर, तो हम थोड़े ना 10 किलोमीटर की पूरी लाइन खींचेंगे, ऐसे तो आप समझ लो पूरी कॉपी भर जाएगी 10 किलोमीटर की लाइन खींचने में, नापेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये एक पैमाने से लाइन खींचेंगे, ठीक है। मान लो ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अब हमने क्या किया, अपने अब आराम से अपने उसमें मतलब अपने मन ही मन में लगाया कि 1 मिनट मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है, दोनों की 10 है किलोमीटर। अब देखो, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद देखो अब मैंने क्या किया, एक अपने समझने के लिए कागज़ पर किया, स्कूल यहाँ बना, वो घर यहाँ बना दिया और स्कूल इसके पास ही बना दिया, और हमने लाइन खींच दी है। मान लो हमने लाइन खींची है 5 सेंटीमीटर की। तो अब आप एक बताओ, ये 10 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर में दर्शाया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि अगर हमारी 1 सेंटीमीटर है तो हमें कितना दर्शा रहा है, 2 किलोमीटर दर्शा रहा है। यानी कि हमारा जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर का है। समझ में आ गया? बिल्कुल, बस यही चीज़ समझने वाली है और कुछ नहीं। अब देखो, और ऐसे ही अब जो मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर की बात थी, अगर यहाँ पे आ जाती है 500 किलोमीटर, तो हम पैमाना और छोटा कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या लेनी है तो हमें छोटा करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बड़ी मतलब बड़ी जो स्थल सीमा होती है, जैसे मान लो कि 500 किलोमीटर है, तो हम क्या बनाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम कम से कम रख देंगे 50 किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्या होगा उससे, क्या 10 तक आ जाएगा डायरेक्ट, 2 मिनट में 10 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी लाइन, आराम से हो जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे कागज़ में जगह बचेगी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे बोलेंगे क्या, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, ठीक है। बस ये समझ के चलो। अब देखो, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव हो, शहर हो, इनको अगर कागज़ पर दिखाना हो तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दिखाएं।
इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। अब जैसे देखो, एक ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या है, छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या है। ठीक है, तो छोटे पैमाने वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ, बड़े पैमाने वाला समझ लो। छोटे में मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो कि बड़ी कोई सीमा होती है, स्थल सीमा, जैसे बड़ी स्थल सीमा जैसे मान लो 500 किलोमीटर है, तो ये तो बहुत हो गया ना 500 किलोमीटर। तो हम पेपर पे दिखाएंगे लगभग 1 सेंटीमीटर बराबर कम से कम 50 किलोमीटर दिखा देंगे, मतलब छोटी सी उसमें बड़ी दूरी दिखा देते हैं, तो ये हो जाता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। और अगर हम जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर में, ठीक है, और जैसे मान लो हमारे पास 500 मीटर की वो है दूरी, ये समझ के चलो अब हमें गांव का कोई चित्र बनाना है, उसकी दूरी कितनी है 500 मीटर, ओनली मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर कम से कम रख देंगे हम 100 मीटर रख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखो ज़्यादा वो नहीं है, जैसे उसमें था 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, समझना, और यहाँ पे सिर्फ 100 मीटर। क्या इसका कहने का मतलब क्या है, ये हो गया बड़ा पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, बस ये समझ लो, मतलब ज़्यादा बड़ी स्थल सीमा तो छोटा पैमाना वाला मानचित्र। ठीक है, और अगर छोटी स्थल सीमा है, मतलब कम किलोमीटर की स्थल सीमा है, तो उसके लिए यूज़ क्या होगा, बड़े पैमाने वाला मानचित्र। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक विशेष स्थान से हो जाता है रिलेट, क्योंकि कम दूरी होती है तो उसमें जगह जगह की सारी बातें रिलेट हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये दिखाया है आपको, मानचित्र बना के दिखाया है एक प्रकार का। ये क्या है, एक गाँव का मानचित्र है। जैसे ये कोई PO है, PO की ऑफिस है, ये सामुदायिक केंद्र है, ये रोड बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो चिन्ह भी और पेड़ है, ये खेल का मैदान है, ये विद्यालय, ये कुआं है, ये फलोद्यान है, करीम का घर, शीला का घर, विकास का घर, दुकान है, मतलब ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं कि नहीं। अब मतलब इसमें क्या, इसमें दिखाया क्या गया हमको, तो इसमें दिखाया गया बेटा दूरी, समझे कैसे। अब देखो जैसे अब हमारे पास पैमाना होना चाहिए, तब हम आराम से कर सकते हैं। जैसे ये समझो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आपसे कोई ये कहे कि आपके कुएँ से और विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आप पैमाना लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक की नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो मान लो कितनी भी बैठी, मान लो आप के 2 सेंटीमीटर बैठी। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर को आप कितना नापेंगे, ये दिया हुआ पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 का गुणा कितने में कर देंगे, या 10 में। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 दूनी 20, लेकिन ये आएगा क्या, मीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। समझ में आ गया। तो यानी कि अगर हमारा 2 सेंटीमीटर बैठ रहा है तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब है 2 मतलब 20 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर हुआ, दिया गया उसने। ठीक है, दिया है। अब देखो दूरी पढ़ ली हमने, अब क्या पढ़ना है हमको, दिशा। दिशा क्या होती है, तो देखो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, मतलब ज़्यादातर मानचित्र होता है उनमें क्या होता है, ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है, यानी जो U बना हुआ है। मैंने आपको सिखाया था ना पृथ्वी वाले में, जो गोलार्ध होते हैं उसमें मैंने बताया था, उत्तर को उ लिख देते हैं, दक्षिण को द, पूर्व को पू और पश्चिम को पा लिखते हैं ना। उसी प्रकार वही बताया गया है यहाँ पे कि जिसके ऊपर अक्षर लिखा होता है, उ लिखा होता है, या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। समझ में आ गया। मतलब अगर कोई भी दिशा के लिए कोई चित्र बना हुआ है, मान के चलो कोई ऐसे और ऐसे बना हुआ है, तो इसके ऊपर लिखा होगा उ ऐसे करके, तो यानी ये समझा रहा उत्तर दिशा को। ठीक है, बशर्ते ये चिन्ह गलत बना हुआ है, जैसे ये ऐसे बना होता है, उत्तर हमेशा ऊपर के लिए होता है, तो यहाँ ऐसे बना होगा उत्तर, पूर्व के लिए इधर बना होगा तो ये होगा पू, बस पू लिखा होगा ऐसे, नीचे के लिए दक्षिण तो द लिखी होगी, इधर के लिए पश्चिम तो पा लिखी होगी। समझ में आया, ऐसे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से लिखा होता है। तो इसका क्या मतलब है, जो ऊपर जा रहा है वो मतलब जिधर ऊ लिखा है वो समझा रहा है कि उत्तर दिशा है, ये जिधर दक्षिण है उधर चलो मैं आपको देखो ये समझ लो आप, पूरा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ के चलोगे तो वैसे आप जानते होगे मेरे हिसाब से, मुझे पता है बच्चों से आ रहे हमारे। देखो ये है, ये क्या उत्तर, ये क्या उत्तर पूर्व। समझ में आया, मतलब ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये कोई वो नहीं है, ये बनी हुई है आपकी दिशा बता रही है कि ये जो दिशा गई है ये गई है उत्तर पूर्व में, ये जो दिशा गई है ये गई है पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण में, ये दक्षिण पश्चिम में, ये पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में और ये उत्तर में। क्लियर है। अब समझते हैं क्या है, देखो हाँ ये तो हो गया। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं में
पश्चिम को दिखाया गया, मतलब ये चारों दिखाई गई हैं, वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। अब देखो ये कौन से बिंदु हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तर, जैसे देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों होते हैं प्रधान दिग्बंधु। ठीक है, ये समझना। अगर कोई ये पूछे कि प्रधान दिग्बंधु क्या हैं, ठीक है, तो दिशा दिखाते मतलब आप अपने लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो समझाएंगे कि दिशा मानचित्र में जब हम उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को दिखाते हैं, ठीक है ना, तो वही हमारे प्रधान दिग्बंधु होते हैं। ठीक है, ये समझ के चलना। तो देखो बीच की 4 दिशाएं होती हैं, अब क्लियर है, वो तो होनी है, क्योंकि देखो जब ये प्रधान 4 हैं, ठीक है, तो उनके बीच की जो होगी एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, तो ये चारों होंगी। ठीक है, अब ये चारों कैसी होंगी, जैसे उत्तर और पूरब में आ गई बीच में तो उत्तर पूरब, अब पूरब और दक्षिण के बीच में आ गई तो दक्षिण पूरब, अब पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ गई तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। समझ में आया? इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब देखो, हाँ, इनके बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये अब आप रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि देशांतरीय और अक्षांश के बीच में अगर कोई जगह है तो उसका स्थान का पता कैसे लगाते हैं। पहले तो ये देखते हैं कौन से अक्षांश पर है, या फिर देखते हैं कौन से देशांतर पर है, या फिर इन दोनों में से कहीं नहीं है तो देखते हैं कौन से अक्षांश से कितनी दूरी पर है और कौन से देशांतर से कितनी दूरी पर है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है हमें, है ना। ऐसे ही इसमें है, अगर हमें ये पता पड़ जाए कि जैसे मान लो कोई स्थान यहाँ पर है, मान के चलो कोई स्थान यहाँ पर है, तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसे दक्षिण पश्चिम से, देखेंगे कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसे है, यहाँ पे स्थान है, उस समय बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई स्थान है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से देखेंगे दक्षिण पश्चिम से कितनी दूर है, ठीक है, फिर देखेंगे कि दक्षिण से कितनी दूर है। अब मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, दोनों कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि आराम से हमें पता पड़ जाएगा दक्षिण से 2 सेंटीमीटर पर और दक्षिण पश्चिम से 1 सेंटीमीटर है, मतलब दक्षिण पश्चिम से 1 सेंटीमीटर है और दक्षिण से 1 सेंटीमीटर है, तो क्या कहेंगे हम, बिल्कुल मध्य में है। समझ में आया? इस तरह से हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें जो बीच की 4 दिशाएं होती है वो उनका पता है तो। अब देखो हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक होता है बेटा जो दिशा को सूचित करता है, समझ में आया? जो दिशा यंत्र होता है वो हमें दिशा बताता है। जैसे हमने कंपास देखा होगा, मोबाइलों में देखा होगा आपने, ठीक है ना, और वॉच में भी आता है वैसे, ठीक है, तो वो हमें दिशा बताता है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, सारी चीज़। उसकी सहायता से भी हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ये समझ के चलना है आपको। अगर कोई पूछे जो हमारे दिक्सूचक है उसकी चुंबकीय सुई की दिशा किधर होती है, तो वो होती है हमेशा उत्तर दक्षिण में। समझ आए? PCS में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो गाना, मैंने तुम्हारे नाम लिखा, टन टन टन। चलो बहुत हो गया मनोरंजन, अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दिशा हो गई, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रतीक, ठीक है। प्रतीक का मतलब क्या है, अब देखो हमने क्या पढ़ा, दूरी, दिशा, अब आया प्रतीक। प्रतीक का मतलब चिन्ह, किस चीज़ को कैसे दर्शाते हैं। अब देखो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, क्लियर है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में, यानी जो वास्तविक आकार है और उसका वास्तविक प्रकार है में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों और कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। बिल्कुल क्लियर बात है, समझ के चलो। कोई मानचित्र वहाँ पे आप कैसे दिखाओगे, क्या उनका चित्र बनाओगे बार बार, नहीं ना, तो क्या करोगे। अब जैसे समझ के चलो किसी के घर है, तो ऐसा तो है नहीं सबके घर एक तार बने हो, नहीं, सबके घर अलग अलग डिज़ाइन के बनते हैं। किसी का महल होता है, किसी की झोंपड़ी होती है, तो क्या आप चित्र ऐसे ही बनाते डोलोगे, नहीं, वहाँ पे सिर्फ झोंपड़ी है, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, सब घर को एक घर मान लेंगे और उसका एक सिंबल बना लिया, ठीक है, कि घर को हम ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो समझा होगा, जैसे मान लो कोई भी चीज़ होती है, 3-4 चीज़ दी होती है, तो मान लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम क्या मानेंगे, बाई। तो हम उन बार बार लिखने की बजाय हम उसे एक बार बाई लिख देते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ है, उससे क्या फ़ायदा होता है, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता और उसमें ज़्यादा लिखाई नहीं जाती है। ऐसा ही ये है, इसमें क्या है, हमें जब देखेंगे कि किसी का घर का आकार कुछ है, किसी के घर का आकार कुछ है, ठीक है ना, किसी की झोंपड़ी बनी हो, कहीं कुआं है तो कहीं कुआं बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उनका सबका चित्र नहीं बनाएंगे हम सिर्फ क्या करेंगे, सड़क को एक तरह से डिफाइन कर लेंगे कि सड़क को हमें ऐसे बनाना है,
ठीक है। और घरों को हम ऐसे एक तरह से कर लेंगे कि हमें घर ऐसे दिखाने हैं, कुएं को ऐसे दिखाना है, विद्यालय को ऐसे दिखाना है, हॉस्पिटल को ऐसे दिखाना है, यानी सबके चिन्ह बन जाते हैं। तो वो चिन्ह ही कहलाते हैं प्रतीक। समझ में आया? अब देखो पढ़ते हैं तो होता क्या है, हाँ, इन्हें दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं या रंगों या चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, मतलब कम स्थान घेरते हैं और पूरी जानकारी दे देते हैं। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं होता है ना। और मैंने आपको पहले बताया जो मानचित्र होता है वो क्या है, आरेखरण है, बोला था ना, यानी इसमें कोई चित्र वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या है, लाइनों से सारा वो होता है काम, ठीक है, उससे सब कुछ पता पड़ जाता है। तो देखो अगर आप, हाँ, खींचा जाता है, इसका अध्ययन करना आसान होता है और आसान भी होता है इसका अध्ययन, मतलब इसे समझना। अगर आप एक क्षेत्रीय भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है। ज़रूरी नहीं आप हिंदी के हैं, ठीक है, तो आप मानचित्र नहीं समझेंगे। आप चाहे तमिल के हों, विश्व में कोई सी ऐसी भाषा नहीं है या भाषी नहीं है, भाषी का मतलब भाषा बोलने वाला, ना ऐसी कोई भाषा है ना ऐसी कोई भाषी है जो कि मानचित्र को ना समझा सके। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे सिंबल बना हुआ है। सिंबल तो हर जगह की तरह बनता है, तो सिंबल को देख लो आप, ठीक है, मतलब प्रतीक को देख लो, प्रतीक से समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, मतलब इन्हें क्या बोला जाता है, रूढ़ प्रतीक, ठीक है। अब देखो कैसे, अब कैसे हमें देखो दर्शाना, देखो ये आपको ये पूछ लिया जा सकते हैं कि रेलवे लाइन को कैसे दिखाते हैं, रेलवे लाइन को कैसे दिखाते हैं, ये मतलब आपकी क्लास 6 में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े एग्जामों में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि रेलवे लाइन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये चित्र बन के आ जाएंगे इस तरह से, तो आपको पहचानना होगा, ठीक है। तो देखो किस तरीके दिया है, जो बड़ी लाइन को ऐसे दिखाना है, मीटर लाइन जो होती है उसे इस तरह से दिखाना है, और जो रेलवे स्टेशन को आपको इस तरह से दिखाना है। समझ में आ गया? अब देखो सड़कें, अब सड़कें दो तरह की होती हैं, पक्की और कच्ची। तो देखो जो पक्की सड़क होगी उसे ऐसे दिखाना है और जो कच्ची सड़क होगी उसे इस तरह से दिखाना है, ठीक है। अब देखो सीमा, अब सीमा जो होती है, बाउंड्री जो होती हैं वो कैसी होती है, तीन तरह की होती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया, अब अंतर्राष्ट्रीय के मतलब देश की जो सीमा होती है वो, उसके बाद क्या आता है, राज्य हो गया, अब राज्य के बाद क्या होगा, जिला। वैसे तो अभी गाँव, तहसील और सारी चीज़ होती है, लेकिन हम यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मानचित्र में यहीं तक ज़्यादातर दिखाया जाता है। तो देखो ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये हो गई राज्य सीमा, ये हो गई जिला सीमा। समझ में आया? अब मैं ये आपको जब बार बार सारी चीज़ बताऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वैसे भी बहुत बड़ी बन जाती है। आप अपने आप समझ जाना, मैंने ऊपर के आपको बता दी इस तरह से ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है एक, ये भी आप अपने आप समझ सकते हो, सुंदरपुर गाँव और इसके आसपास के क्षेत्र, आप अपने आप समझ सकते हो। देखो क्या है, अब इन्होंने क्या किया, अब आप ये बताओ, यहाँ पर किसी का घर दिखाई दे रहा है? नहीं ना, और ना किसी का विद्यालय दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अभी अगर गौर करेंगे तो सब चीज़ दिखाई देगा। कैसे? ये विद्यालय लिख दिया है, इसका मतलब विद्यालय यहाँ पे है, ठीक है। ये नदी है, ये कोई मंदिर है, ठीक है। इस तरीके से हम सारी चीज़ देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है, ये बड़ी लाइन है, और ये क्या है, ये जो बीच वाली लाइन थी वो, यानी मीटर लाइन, और ये देखो कोई कच्ची सड़क है, ठीक है। ये वसंतपुर गाँव है, ये डुमरी गाँव है, ये सुंदरपुर गाँव है, ये लोग आराम से दिखता है। अब ये जो ऊपर सिंबल जा रहा है इसका मतलब क्या है, उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। समझ में आया? मतलब ये सारी चीज़ें, और देखो यहाँ पे स्टेशन है। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, आप खुद देख लेना और खुद छांटना, ठीक है। अब देखो ये देखो प्रश्न दिए गए, अगर आपको ये मानचित्र पूरा क्लियर करना तो ये ज़रूर कर लेना। समझ में आया? और तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत पिटाई लगाने वाला हूँ, ये समझ लेना आप। चाहे मेरे बराबर के हो आप या फिर कुछ भी हो, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ उतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो किलोमीटर दिया है ये, ठीक है। 0 से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और इधर के साथ 2.5 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के दायरे में दिया हुआ है सारी चीज़, ठीक है। ये है कहने का मतलब। अब देखो कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, यानी अगर नीला रंग कहीं दिख रहा है तो आप आसानी समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पानी का मैटर है, ठीक है। और भूरा रंग अगर है कहीं तो समझ लो पर्वत है वहाँ पर,
और अगर पीला रंग है कहीं तो समझ लो पठार है, और हरा रंग है तो आप समझ के चलो हरा क्या होता है, घास यानी कि मैदान है वहाँ पर। मतलब कुछ रंगों का उपयोग हो जाता है तो आसानी से समझने में आ जाती है। तो अब तक हमने क्या समझ लिया, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये क्या थे हमारे मानचित्र के घटक। बिल्कुल क्लियर। अब चलो पढ़ते हैं रेखा चित्र। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैनल, क्योंकि अभी 12th तक तो एनसीईआरटी चलेगी, उसके बाद आईएएस का कोर्स कराया जाएगा। समझ में आया? और मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब देखो बढ़ते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है। अब देखो मानचित्र भी एक आरेखण था, तो रेखा चित्र तो ऑटोमेटिक आरेखण होगा, क्योंकि इसमें तो पहले से ही रेखा दिया हुआ है। मतलब ये भी एक डायग्राम होता है एक प्रकार से, समझ में आया, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। बस ये अंतर है। अब रेखा चित्र, अब कोई क्वेश्चन बोल देगा रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है, तो सबसे पहले तो सिमिलरिटी देखो क्या है। तो सिमिलरिटी ये है कि ये भी एक आरेखण है और वो भी एक आरेखण था। बस अंतर ये है कि वो एक पैमाने पर आधारित था, लेकिन ये पैमाने पर आधारित नहीं है, ये याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। क्लियर है? बस ये दो चीज़ समझ लो। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। मतलब देखो, जैसे वो समझ लो मैं आपके घर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता, और जैसे समझ लो आप अगर दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो समझो कि आप ये मान के चलो आप दिल्ली में रहते हो। चलो नहीं, मैं अपने यहाँ का ही समझ लेता हूँ ना, कि आप समझो मेरे घर आ रहे हो, ठीक है, तो आप कहोगे सर हम बस स्टैंड पे आ गए, अब हम क्या करें। तो अब हम क्या कहेंगे आपसे, बेटा वहाँ से आप एक ऑटो लो और ऑटो से कहो इस जगह चले। ठीक है, तो आप उससे बोलोगे हाँ भाई इस जगह चलो। तो आपने देखो ये बताओ, आपने कोई दूरी नापी कि 10 सेंटीमीटर चल गए कि 50 सेंटीमीटर चल गए? नहीं ना। आप उससे कहोगे भाई वहाँ पे आ गए कि चलो ठीक है। फिर हम आपसे कहेंगे वहाँ पे आपको कोई एक होटल दिख रहा होगा, होटल दिखा, तो आप कहोगे हाँ हाँ सर दिखा कि हाँ ठीक है आप वहीं उतर जाओ। आप वहाँ उतर जाओगे, ठीक है। फिर आप कहोगे आप क्या करें, फिर हम कहेंगे देखो आपको एक कच्चा मकान दिख रहा होगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ये करोगे, वहाँ से ये करो। मतलब ऐसे करते करते आपने देखा होगा कि कोई अजनबी भी घर तक पहुँच जाता है। उसका क्या मतलब है, हमने उनको मानचित्र भी नहीं दिया, ठीक है, कोई पैमाना भी नहीं दिया कि इतने सेंटीमीटर इधर चलना, इतने किलोमीटर इधर चलना, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। बस हमने क्या सेंस पे अपने बताते गए, याददाश्त के ऊपर जो था, ठीक है, सेंस नहीं बोलेंगे हम, एक याददाश्त बोलेंगे जो स्थानीय प्रेक्षण होता है, उस पर आधारित होता है ये। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे रेखा चित्र मानचित्र बोला जाता है। क्लियर है? अब आता है खाका। बोलते हैं ना खाका, अरे क्या खाका है भाई, वो चीज़ समझ रहे हैं ना। हाँ, अब वो चीज़ आने वाली है। देखो, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। समझ में आ गया? अब मतलब क्या था, देखो सबसे पहले मानचित्र पढ़ा हमने, फिर रेखा चित्र पढ़ा। अब रेखा चित्र और मानचित्र को दोनों को रिलेट करके क्या आता है, वो होता है खाका। समझ में आया? मतलब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, मतलब रेखा चित्र तो होगा, लेकिन वो किस पर खींचा जाएगा, बड़े पैमाने पर, यानी बहुत बड़ा होगा। मतलब बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं पैमाने की सहायता से, नहीं, बड़े पैमाने का मतलब है खूब बड़ा सा होगा। ठीक है, अच्छे लेवल का मतलब, अच्छा लेवल। ठीक है, ये समझ के चलो आप। तो जो एक रेखा चित्र होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर अगर खींचा जाए तो उसे खाका बोला जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है। छोटे क्षेत्र को जब आप बड़ा करोगे तो उसकी छोटी छोटी भी चीज़ें निकल के आएंगी बाहर, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। सही बात है, बिल्कुल। आप बताओ आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, पता है क्या? मुझे पता था, आपको पता ही नहीं होगी। कम वक्त तो पढ़ाई कर लिया करो और कम से कम घर में ये सारी चीज़ें पूछा करो। मैंने आपसे बोला हमेशा क्वेश्चन करते रहा करो कि पापा ये क्यों, मम्मा ये क्यों, है ना। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्यों नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हर चीज़ का जवाब पूछो। ये इस कमरे में हम हैं, इस कमरे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इस तख्त पे हमें, इस तख्त की लंबाई चौड़ाई कितनी है। समझ, आप बताओ, आपको ही नहीं पता होगा। मुझे तो पता है, मेरा 10/12 का है। ठीक है, 10 चौड़ाई और 12 लंबाई, मुझे तो पता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन हाँ ऊंचाई भी होती है, पता है आपको। हाँ, क्योंकि हमारा ये जो नहीं बताऊँगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं?
भैया मुझे तो पता नहीं क्या है। प्रधान दिगबंधु ये तो बिल्कुल नहीं पता है। मानचित्र पैमाने से आप क्या समझते हैं? हाँ बताओ, मानचित्र का पैमाना क्या होता है? बताया था ना 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब क्लियर ये है। क्लियर मैं वैसे बताना तो नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ स्थल सीमा को, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी स्थल सीमा को छोटा करके लिखना, ठीक है, या फिर कुछ छोटी सी स्थल सीमा को उससे भी छोटी करके लिखना एक पैमाने की सहायता से संभव है। जैसे 500 किलोमीटर को हम लिख दें 1 सेंटीमीटर बराबर 550 किलोमीटर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 500 किलोमीटर जगह लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे 10 सेंटीमीटर लिख देंगे और लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। समझ में आया? इस तरीके से क्लियर है। तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानचित्र खाका के बीच अंतर बताएं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र नीले रंग का इस्तेमाल किस दिखाने में किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग पैमाना आवश्यक है किस लिए। वाह, बड़ा अच्छा लगता है जब सारे क्वेश्चन हल होते हैं तब, है कि नहीं। चलो पूरा पाठ खत्म होता है, अगली बार चैप्टर क्लियर करेंगे हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और जल्दी ही लेके आएंगे। हो सकता है कल पढ़ाऊँ आपको, या फिर हो सकता है कल शायद, क्योंकि मेरी कल तबीयत सही नहीं थी तो मैं थोड़ा दवा लेने गया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी। और देखो अगर मेरी तबीयत सही रही तो कल ज़रूर ये पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल होगा, ठीक है, और एक हिस्ट्री की क्लास होगी कल, ठीक है। समझ में आया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और बने रहना हमारे चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें वीडियो और शेयर करें, और कमेंट तो करना भूलें ही नहीं, ठीक है। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।